नमस्कार। आज हम 2019 की एक ऐसी फिल्म की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसने सिनेमैटोग्राफी और कहानी कहने के अंदाज से सबको चौंका दिया था। फिल्म 1917। हाँ जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी तकनीकी बारीकियों, भावनात्मक गहराई और प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव को पर्दे पर उतारने के इसके एक तरह से अनूठे तरीके पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये जो सैम मेंडिस की फिल्म है, ये दर्शकों के जहन में इतनी गहराई तक क्यों उतर जाती है। ये कहानी है दो युवा ब्रिटिश सैनिकों की, जिन्हें एक ऐसा मिशन सौंपा गया है जो आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन लगता है, और घड़ी तो जैसे टिक टिक कर ही रही है लगातार। तो चलिए इसी तनाव भरे माहौल से ही शुरू करते हैं। साल 1917, पश्चिमी मोर्चा, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि फिल्म की शुरुआत ही हमें सीधे उन खंदकों ट्रेंचेस की दुनिया में फेंक देती है। वो कीचड़, तंगी और मौत का लगातार मंडराता साया, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कहानी का एक सक्रिय हिस्सा है। सही कहा आपने। और ये माहौल ही उस मिशन की जो तात्कालिकता है, जो अर्जेंसी है, उसको सेट करता है। जनरल एरिन मोर दो युवा सैनिकों को बुलाते हैं, लैंस कॉर्पोरल स्कॉफील्ड और लैंस कॉर्पोरल ब्लेक। हाँ। उन्हें एक संदेश लेकर दुश्मन के इलाके को पार करते हुए दूसरी बटालियन तक पहुंचना है। सुनने में शायद सीधा लगे, पर असल में तो ये मौत का खेल है। और संदेश भी कोई ऐसा वैसा नहीं। उन्हें कर्नल मैकेंजी को अगली सुबह होने वाले हमले को रोकने का आदेश देना है, क्योंकि जर्मनों ने वो चालाकी से पीछे हटकर एक जाल बिछाया है। सही। अगर हमला हुआ तो 1600 जाने जाएंगी। और यहीं पर कहानी में एक पर्सनल टच आता है ना, जो ब्लेक के किरदार को एक अलग ही आयाम देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ब्लेक का अपना भाई लेफ्टिनेंट जोसेफ ब्लेक उसी बटालियन में है। अच्छा। तो ये मिशन उसके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रह जाता, बल्कि अपने भाई को बचाने का एक जरिया बन जाता है। जाहिर है। ये उसे एक जबरदस्त प्रेरणा देता है, शायद थोड़ी जल्दबाजी भी। दूसरी तरफ स्कोफील्ड है, जो थोड़ा ज्यादा अनुभवी लगता है और शायद युद्ध की निरर्थकता से थोड़ा थक चुका है। वो शुरू में थोड़ा हिचकिचाता भी है। समझ गया। तो ये दो सैनिक, एक जो जोशीला है और जिसके पास निजी वजह है, और दूसरा थोड़ा संशय में लेकिन कर्तव्यनिष्ठ, ये दोनों एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो युद्ध की क्रूरता का, आप कह सकते हैं, जीता जागता नजारा है। हाँ। उन्हें खंदकों से निकलकर नो मैंस लैंड पार करना है, दोनों दुश्मन सेनाओं के बीच का वो वीरान, तबाह और बेहद खतरनाक इलाका जहां हर कदम पर मौत बिछी हो सकती है। और यहीं पर फिल्म का वो तकनीकी कमाल सामने आने लगता है। स्रोत बताते हैं कि सैम मेंडिस और सिनेमैटोग्राफर रॉजर डिकिंस का लक्ष्य था दर्शकों को इन सैनिकों के साथ जैसे रियल टाइम में यात्रा करवाना। वो वन शॉट वाली बात। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये दर्शकों को सीधे उस अनुभव में, उस माहौल में डुबोने का एक तरीका है। जब वो नो मैंस लैंड के वो कंटीले तार, लाशें और गंदे पानी से भरे गड्ढों से गुजरते हैं ना, तो हमें उनकी सांसें महसूस होती हैं, उनका डर महसूस होता है। वाकई ये जो वन शॉट या सिंगल टेक का भ्रम पैदा किया गया है, ये सिर्फ देखने में आकर्षक नहीं है जैसा आप कह रही हैं, इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। दर्शकों को वो कट का आराम नहीं मिलता। सही। उन्हें लगातार उन सैनिकों के साथ रहना पड़ता है, बिना किसी राहत के। क्या स्रोत इस तकनीकी चुनौतियों के बारे में कुछ बताते हैं? ये सिर्फ कैमरा चालू करके चलते रहना तो नहीं हो सकता ना? अरे बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके लिए महीनों की प्लानिंग लगी, एकदम सटीक कोरियोग्राफी और खास तौर पे डिजाइन किए गए कैमरा रिग्स का इस्तेमाल हुआ। अच्छा। कई लंबे टेक्स को बहुत चालाकी से जोड़ा गया है, जैसे कहीं दरवाजे से गुजरते हुए या फिर कहीं अंधेरे में जाते हुए, ताकि दर्शक को ये लगे कि ये एक ही लगातार शॉट चल रहा है। हर चीज, एक्टर की मूवमेंट से लेकर विस्फोटों तक, सब कुछ सेकंड टू सेकंड प्लान किया गया था। जरा सी गलती का मतलब था पूरा लंबा सीक्वेंस फिर से शूट करो। बाप रे। यानी ये तकनीकी जादूगरी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि कहानी कहने के तरीके को और प्रभावशाली बनाने के लिए की गई थी। बिल्कुल। ये उस तात्कालिकता, उस इमरजेंसी और तनाव को एकदम चरम पर ले जाती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, खतरा भी बढ़ता जाता है। वो टूटे हुए पुल, घात लगाए स्नाइपर, खाली पड़े फार्म हाउस में अचानक जर्मन सैनिकों से सामना हो जाना। और वो दृश्य याद है जब एक जर्मन विमान क्रैश होकर उनके बिल्कुल करीब गिरता है। हाँ। वो पायलट को बचाते हैं और फिर वही पायलट ब्लेक पर हमला कर देता है।
ये युद्ध की कैसी विडंबना है और कितनी अप्रत्याशित क्रूरता है ये दिखाता है। सही। लेकिन असली त्रासदी तो इसके बाद घटती है। हाँ, वो पल जब ब्लेक अपने दोस्त स्कोफील्ड को बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसका जाना कहानी में एक जबरदस्त, एक चौंकाने वाला मोड़ लाता है। बहुत ही भावनात्मक पल है वो। बहुत ज्यादा। और अचानक मिशन का सारा बोझ, उसकी सारी जिम्मेदारी अकेले स्कोफील्ड पर आ जाती है। और ये सिर्फ एक दोस्त का खोना नहीं है, ये उस प्रेरणा का भी खोना है जो ब्लेक के भाई को बचाने की इच्छा से आ रही थी, है ना? अब स्कोफील्ड को मिशन पूरा करना है, न सिर्फ जनरल के आदेश के लिए बल्कि अपने शहीद दोस्त के लिए भी। उसका किरदार यहाँ से बदलना शुरू होता है। वो जो शुरू में थोड़ा उदासीन सा लग रहा था, हाँ, अब उसमें एक नई तरह की दृढ़ता आ जाती है जो दुख और कर्तव्य के मिश्रण से बनी है। और उसका अकेला सफर वो तो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि फिल्म इस हिस्से में युद्ध की विभीषिका को और ज्यादा नजदीकी से दिखाती है। हाँ। वो पानी से भरे बंकर, लाशों से अटा पड़ा मैदान, रात के अंधेरे में दुश्मन के कब्जे वाले जलते हुए शहर एकुस्त से गुजरना, ये सब दर्शकों को हिलाकर रख देता है। लेकिन यहीं पर उस चरम निराशा और मौत के तांडव के बीच हमें मानवता की कुछ दुर्लभ, बहुत दुर्लभ झलकियां भी मिलती हैं। हाँ, जैसे वो तहखाने में छिद्दी फ्रांसीसी महिला और वो अनाथ बच्ची। बिल्कुल, वो कुछ पल का ठहराव, वो मानवीय संपर्क उस क्रूर माहौल में एक नखलिस्तान जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये क्षण क्यों महत्वपूर्ण है वैसे? क्या ये सिर्फ कहानी में एक भावनात्मक राहत देने के लिए है? मेरे ख्याल से ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये पल दिखाते हैं कि युद्ध सब कुछ नष्ट नहीं कर सकता। इंसानियत, दया, देखभाल, ये भावनाएं सबसे मुश्किल हालात में भी जीवित रह सकती हैं। और ये स्कोफील्ड के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अच्छा, कैसे? ये उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर भेजा गया सैनिक नहीं, बल्कि एक इंसान है जिसके अंदर अभी भी कोमलता बाकी है। ये उसे आगे बढ़ने की एक नैतिक शक्ति देता है शायद। और वो आगे बढ़ता है, अविश्वसनीय बाधाओं को पार करते हुए। वो नदी में बहता है, गोलियों की बौछार से बचता है और आखिरकार सुबह होते होते दूसरे बटालियन के करीब पहुंच जाता है। हाँ। लेकिन लड़ाई तो अभी बाकी थी। उसे हमले पर जा रहे सैनिकों के बीच से रास्ता बनाकर कर्नल मैकेंजी तक पहुंचना है। यह आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो दृश्य जब स्कोफील्ड खंदक से बाहर निकलकर अपने ही सैनिकों की भीड़ के समानांतर दौड़ता है, वो फिल्म के सबसे यादगार और तनावपूर्ण क्षणों में से एक है। हाँ, वो बहुत पावरफुल सीन है। कैमरा उसके साथ दौड़ता है और हमें उसकी हताशा और उसका दृढ़ संकल्प दोनों महसूस होते हैं। वो सचमुच समय के खिलाफ दौड़ रहा है। और अंत में वो कर्नल मैकेंजी तक पहुंचता है, जिन्हें बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने निभाया है। हाँ। ठीक उस वक्त जब हमले की पहली लहर जाने ही वाली होती है। मैकेंजी, जो युद्ध की हकीकत से वाकिफ हैं, पहले तो संदेश पर यकीन नहीं करते, थोड़ा संशय दिखाते हैं। हाँ, लेकिन फिर अनिच्छा से हमले को रोकते हैं और इस तरह 1600 जानें बच जाती हैं। मिशन पूरा हो गया, लेकिन जैसा आपने कहा, स्कोफील्ड के चेहरे पर जीत की खुशी कम, थकान और दुख ज्यादा नजर आता है। उसे पता चलता है कि ब्लेक का भाई सुरक्षित है, ये एक राहत की बात है, लेकिन उसे अपने दोस्त की कीमत चुकानी पड़ी। सही। और वो अंतिम दृश्य जब वो एक पेड़ के नीचे बैठता है, अपनी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें देखता है, ये युद्ध की भारी मानवीय कीमत का एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली बयान है। तो इस पूरी यात्रा और अनुभव के बाद अगर हम फिल्म के मूल विषयों, मतलब थीम्स को समेटना चाहें, तो क्या बातें सबसे ज्यादा उभर कर आती हैं? युद्ध की भयावहता तो खैर स्पष्ट है ही। हाँ, लेकिन फिल्म में से सिर्फ दिखाती नहीं, महसूस कराती है। वो वन शॉट टेक्निक हमें उस अराजकता, गंदगी और लगातार खतरे से भागने नहीं देती। ये युद्ध का कोई महिमा मंडन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसकी क्रूर वास्तविकता का एक नजदीकी चित्रण है। फिर आता है साहस और बलिदान का विषय। स्कोफील्ड और ब्लेक दोनों ही असाधारण साहस दिखाते हैं, लेकिन ये कोई सुपर हीरो वाला साहस नहीं है। हाँ, ये आम इंसानों का साहस है। बिल्कुल, ये डर के बावजूद कर्तव्य निभाने का साहस है। और भाईचारा, मतलब कॉम्रेडशिप और निष्ठा, लॉयल्टी। ब्लेक की प्रेरणा निजी निष्ठा से शुरू होती है, लेकिन स्कोफील्ड की यात्रा कर्तव्य और अपने साथी के प्रति वचनबद्धता में बदल जाती है। सैनिकों के बीच का वो अनकहा बंधन यहाँ बहुत मायने रखता है। और समय और तात्कालिकता, टाइम एंड अर्जेंसी, ये भी एक प्रमुख विषय है जिसे सिनेमेटोग्राफी ने और पुख्ता किया है। हाँ, हर सेकंड कीमती है। बिल्कुल। और ये दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। और जैसा हमने पहले बात की, मानवता बनाम निराशा, ह्यूमैनिटी वर्सेस डिस्पेयर, क्रूरता के बीच दया के वो छोटे छोटे पल
कहानी को एक उम्मीद देते हैं, दिखाते हैं कि इंसानियत पूरी तरह मरती नहीं। इन सब विषयों को जिस तरह से बुना गया है और जिस तकनीकी कुशलता से पेश किया गया है, उसी ने शायद 1917 को इतनी प्रशंसा दिलाई। इसे सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स और साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर भी मिले थे ना। हाँ, बिल्कुल। और ये पुरस्कार सिर्फ तकनीकी उपलब्धि के लिए नहीं थे, बल्कि इस बात के लिए थे कि तकनीक का इस्तेमाल कहानी को भावनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कैसे किया गया। साउंड डिजाइन भी कमाल का है। वो गोलियों की आवाज, विस्फोट या फिर वो अचानक की खामोशी, सब मिलकर उस माहौल को और ज्यादा वास्तविक बनाते हैं। सही कहा। आलोचकों ने तो सराहा ही, दर्शकों पर भी इसका गहरा असर हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि लोग सिनेमा हॉल से थके हुए निकले, लेकिन सहानुभूति और विचारों से भरे हुए। हाँ, ये सिर्फ एक एक्शन या वॉर फिल्म नहीं है, ये मानवीय जज्बे की एक अविस्मरणीय कहानी बन गई। बिल्कुल। ये आपको युद्ध की निरर्थकता और उसमें शामिल इंसानों के असाधारण जज्बे दोनों पर सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि कैसे साधारण लोग असाधारण परिस्थितियों में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। तो ये थी हमारी पड़ताल फिल्म 1917 पर। हमने देखा कि कैसे एक सीधे सरल मिशन की कहानी को सैम मेंडिस और उनकी टीम ने तकनीकी नवाचार और भावनात्मक गहराई के साथ एक असाधारण सिनेमाई अनुभव में बदल दिया। वन शॉट का वो भ्रम दर्शकों को सीधे युद्ध के मैदान में उतार देता है और बलिदान, कर्तव्य और मानवता के सवालों से रूबरू कराता है। निश्चित रूप से। और ये अनुभव हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी विचार करना चाहें। जब हालात इतने चरम पर हों, जैसा स्कोफिल्ड ने झेला, तो क्या कर्तव्य निभाने की पुकार इतनी प्रबल हो जाती है कि वो व्यक्तिगत सुरक्षा, आराम, यहाँ तक कि जीने की इच्छा से भी ऊपर उठ जाती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या ये सब कुछ बस जिंदा रहने का एक और जटिल, भयानक तरीका भर है, जहाँ चुनाव जैसी कोई चीज बचती ही नहीं? इस पर सोचना जरूरी है।